नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है कोरिलेशन, सहसंबंध। देखो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक जैसे अभी ये भी संगणक की भर्ती आई हुई है, उस संगणक की भर्ती में भी ये टॉपिक है, उसके सिलेबस में भी है। इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स की भर्ती आने वाली है उसके अंदर भी ये टॉपिक है। एएसओ की जो भर्ती आने वाली है उसमें भी ये टॉपिक है, और एसओ की जो भर्ती अभी आई हुई है उसमें भी ये टॉपिक है। तो आप इस क्लास को, इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहना। इस टॉपिक में मैं कोशिश ये करूँगा कि जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है वो क्वेश्चन आपको मिले वहाँ पर। तो इस क्लास के अंदर मैं ज़्यादा डिटेल न पढ़ा करके मुख्यतः उन्हीं बातों पर मैं जोर दूंगा या उन्हीं बातों पर मैं फोकस करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। तो देखो शुरू करते हैं अपने। तो जो कोरिलेशन जो टॉपिक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सहसंबंध या कोरिलेशन क्या होता है। देखो दो चरमूल्य हैं, एक्स और वाई। चाहे तो आप इनको चरमूल्य बोल दो, चाहे इनको आप दो श्रेणियाँ बोल दो। अब इन चरमूल्यों के बीच में ऐसा कोई संबंध हो जिससे एक चरमूल्य में कोई चेंज होता है तो उसके कारण से दूसरा जो चरमूल्य है उसमें भी क्या आ जाए, चेंज आ जाए। जैसे अपने मान लो कि ये जो एक्स है वो किसी क्लास के छात्रों की हाइट है और y जो चर है वो उस क्लास के छात्रों का क्या है, वजन है। तो दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा। ये आपको पता है कि जैसे जैसे छात्रों की हाइट बढ़ती है वैसे वैसे छात्रों का वजन भी बढ़ता है। चाहे आप ये कह दो कि जिन छात्रों की हाइट ज़्यादा है उन छात्रों का वजन भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब x और y दोनों चरों के बीच में एक संबंध है। संबंध क्या है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे क्या है, छात्रों का वजन भी बढ़ता है। चाहे आप इसको ये ले लो कि ये x जो है वो प्राइस है और y जो है वो क्या है, किसी वस्तु की सप्लाई है। अब जैसे जैसे देखो प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगी। इसका मतलब प्राइस और सप्लाई के बीच में भी एक कोरिलेशन है। ऐसे आप इसको प्राइस ले लो, इसको क्या ले लो आप, डिमांड ले लो। तो जैसे प्राइस के बढ़ने के ऊपर डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो आपको आर्थिक जीवन में या व्यावसायिक जीवन में या अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसे बहुत सारी चर आपको देखने को मिलेंगे कि जिसमें दोनों के अंदर कोई न कोई रिलेशन होता है। एक में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से दूसरे में भी परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन देखो यदि सेम दिशा में होता है, जैसे देखो ये अक्ष चर बढ़ता है, जैसे छात्रों की हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ने के साथ छात्रों का वजन भी बढ़ता है। तो दोनों एक दिशा में चेंज हो रहा है। जब दोनों का एक दिशा में चेंज होता है तो ऐसे कोरिलेशन को कहा जाता है कि ये कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे ही यदि इनका डायरेक्शन ये होता, अक्ष चर यदि घट रहा है तो उसके कारण से वाई चर भी घट रहा हो, मतलब हाइट के घटने के साथ छात्रों का वजन भी घटता हो, तो इस तरह का है। तो ये भी देखो डायरेक्शन सेम है। तो जब डायरेक्शन सेम होती है तब भी इनके बीच में संबंध कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ध्यान रखना आप, कोई भी दो चरमूल्य हो जिसमें एक कारण है दूसरा क्या है, उसका परिणाम है। तो कारण परिणाम से संबंधित होने वाले दो चरों के बीच में जो घटने बढ़ने की एक साथ प्रवृत्ति पाई जाती है उस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, कोरिलेशन कहा जाता है। यदि दोनों चरों में परिवर्तन की दिशा सेम हो, चाहे वो दोनों बढ़ें चाहे वो दोनों घटें, परिवर्तन का डायरेक्शन यदि सेम है तो उनके बीच में जो सहसंबंध होगा, कोरिलेशन होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि दोनों चरों के परिवर्तन की दिशा अलग अलग हो गई, जैसे देखो ये चर बढ़ रहा है और ये चर क्या हो जाए, घट जाए, तो इनके बीच में जो कोरिलेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। या ये मान लो कि ये चर घट रहा है और ये चर क्या हो, बढ़ रहा हो, एक्स घट रहा है वाई बढ़ रहा है, तो देखो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो गया ना, तो इसके बीच में कोरिलेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए कि सहसंबंध, पहली बात तो दो चरों के बीच में सहसंबंध कब माना जाएगा कि उनके बीच में क्या हो, कार्य परिणाम, या चाहे इसको ये कह दो कार्य कारण, कार्य कारण का क्या हो, संबंध हो। कहने मतलब एक की वजह से दूसरे में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो इस तरह से रिलेटेड जो भी चर होंगे उन चरों को क्या कहेंगे, को रिलेटेड चर, मतलब एक दूसरे से संबंधित चर हैं। और इनके संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सहसंबंध कहा जाता है। अब एक तो आपको ये पता हो गया। दूसरा मान लो कि यह आ जाए कि कोई एक्स और कोई वाई चर है,
इनके बीच में कोई कार्य कारण संबंध नहीं है, ये चर दोनों एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होगा। कोरिलेशन कब माना जाएगा, जब दोनों चर एक दूसरे से रिलेटेड हो, संबंधित हो। संबंधित में एक कारण है, दूसरा क्या है, परिणाम। जो चर कारण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्वतंत्र चर, और जो उसका परिणाम होता है उसको क्या बोलते हैं, अपने आश्रित चर। जैसे छात्रों की जो हाइट है वो एक कारण है, और उस कारण की वजह से छात्रों का वजन क्या है, बढ़ रहा है। छात्रों की हाइट बढ़ने के साथ छात्रों का वजन बढ़ता है। इसका मतलब ये स्वतंत्र चर हो गया, ये क्या हो गया, आश्रित चर हो गया। तो इस प्रकार से यदि दो चर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जिसमें एक को आप स्वतंत्र चर कह सकते हो, दूसरे को क्या कह सकते हो, आप आश्रित चर कह सकते हो, तो इनके बीच के संबंधों का जो अपन अध्ययन करते हैं तो वो किस में करते हैं, सहसंबंध में करते हैं। अब इसमें प्रश्न दूसरा आ जाता है कि भाई सहसंबंध कितने प्रकार का होता है, तो इसके प्रकार के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना प्रकार पे। तो देखो सहसंबंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अपन कह दे भाई ऋणात्मक सहसंबंध, एक तो ऋणात्मक सहसंबंध। दूसरा आपका आ जाएगा रेखीय सहसंबंध और वक्र रेखीय सहसंबंध, वक्र रेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध हो रहे, वक्र रेखीय सहसंबंध। और एक प्रकार आप ऐसे कह सकते हो कि साहब सरल बहुगुणी और एक आंशिक सहसंबंध। इस चीज़ को आप समझना, देखो ये अक्ष और ये y दो चर हैं या दो श्रेणियां हैं। अब इन चरों के बीच में सहसंबंध को एक ऋणात्मक और धनात्मक दोनों है भाई, धनात्मक, ऋणात्मक व धनात्मक सहसंबंध। देखो इन दोनों चरों के बीच में ऋणात्मक सहसंबंध कब होगा और धनात्मक सहसंबंध कब होगा, धनात्मक। ये आपको गौर करना। देखो मैंने अभी बताया आपको, जब दोनों चरों के परिवर्तन की दिशा क्या हो, समान हो। तो आप ध्यान में रखना परिवर्तन की दिशा। तो परिवर्तन की दिशा के आधार पर चर क्या होंगे, कोरिलेशन क्या होगा, धनात्मक या ऋणात्मक होगा। यदि परिवर्तन की दिशा क्या हो, समान हो, तब सहसंबंध क्या होगा, पॉजिटिव। और यदि परिवर्तन की दिशा क्या हो, विपरीत हो, तब इनके बीच में सहसंबंध होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो अभी मैंने बताया था यदि अक्ष चर बढ़ रहा हो तो y चर भी बढ़ जाए। देखो दोनों का परिवर्तन सेम दिशा में हो रहा है। जब परिवर्तन सेम दिशा में होता है तो इनके बीच में जो कोरिलेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि इनका जैसे ये घट रहा है, ये भी घट रहा है, तो इनमें भी परिवर्तन सेम दिशा में है, चाहे बढ़े चाहे घटे, परिवर्तन समान दिशा में है, ये ध्यान रखना। तो इनके बीच में कोरिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि इनके परिवर्तन की दिशा क्या हो, विपरीत हो, तो परिवर्तन की दिशा यदि विपरीत है तो इनके बीच में जो कोरिलेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे देखो अक्ष चर बढ़ रहा है, अक्ष चर बढ़ने के साथ y चर क्या हो जाए, घट जाए। जैसे किसी वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसा यदि कोई दोनों चर हो जिसमें एक के बढ़ने पर दूसरा घटता हो तो दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। या आप ये कहो कि जैसे ये अक्ष चर तो घट रहा है लेकिन y चर बढ़ रहा है, इसमें भी दिशा विपरीत है, तो इसका मतलब कोरिलेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई सहसंबंध धनात्मक या ऋणात्मक कब होता है, तो वो आता है इसकी परिवर्तन की दिशा के ऊपर डिपेंड करता है। तो परिवर्तन है, एक मिनट, परिवर्तन की दिशा, ये ध्यान में रखना। परिवर्तन की दिशा के आधार पर सहसंबंध क्या होता है, ऋणात्मक या धनात्मक होता है। अब दूसरी बात आप ये देखो कि सहसंबंध रेखीय होता है या वक्र रेखीय होता है। अब रेखीय या वक्र रेखीय किस आधार पर होता है, उस चीज़ को देखो। ये अक्ष चर है, ये y चर है। अब देखो इनके अंदर जो परिवर्तन होता है
तो वो परिवर्तन का अनुपात यदि क्या रहता है, समान रहता है। मैंने क्या बताया, परिवर्तन का अनुपात, परिवर्तन का अनुपात, सॉरी मैं गलत बोल गया, परिवर्तन का अनुपात क्या है, स्थिर, कांस्टेंट बोलते हैं इसको। यदि x और y चर के बीच में जो परिवर्तन का अनुपात है वो क्या रहे, स्थिर रहे, मतलब कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट, ये ध्यान रख लेना आप। परिवर्तन का अनुपात समान नहीं बोल रहा हूँ मैं, परिवर्तन का अनुपात क्या बोल रहा हूँ, कांस्टेंट बोल रहा हूँ। जैसे देखो, यदि x चर मूल्य 1 है और y चर मूल्य क्या है, 3 है। अब इनमें चेंज हो रहा है, यदि x 2 हो जाता है, समझ गए नहीं, तो y कितना होना चाहिए, तो y कितना होना चाहिए भाई, 6 होना चाहिए। अब आप इसमें देखो अनुपात वही 1:3 है। यदि ये 3 हो जाता है तो ये कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब आप इनको काटो तो कितना आ रहा है, 1:3, वो 1:3, इसको काटो तो कितना आ रहा है, 1:3। इसका मतलब इनका अनुपात समान नहीं है। समान होता तो 1:1 होता या 2:2 होता, समान नहीं है। इनके बीच में जो अनुपात है वो क्या है, 1:3 है। तो आप आगे भी आप जैसे जैसे इसमें चेंज होता जाएगा तो वो अनुपात क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि यदि दोनों चरों में परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन का अनुपात क्या हो, स्थिर हो, कांस्टेंट हो, तो x और y के बीच में जो कोरिलेशन होगा, सहसंबंध होगा, वो कौन सा होगा, रेखीय होगा। क्लियर थी बात। दूसरा, इनके बीच में सहसंबंध वक्र रेखीय कब होगा, तो वक्र रेखीय तब होगा जब x और y दोनों चरों में जो परिवर्तन हो रहा है तो वो परिवर्तन का अनुपात चेंज हो रहा है। जैसे मान लो ये 1:2 है, अब चेंज हो गया, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया, 3 हो गया। ये जैसे 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये जैसे 4 हो गया, ये 8 हो गया। तो देखो इनका अनुपात चेंज हो गया। पहले 1:2 था, फिर 2:3 हो गया, फिर 3:5 हो गया, फिर 4:8, 4:8 का मतलब फिर वापस 1:2 हो गया। तो ये परिवर्तन का अनुपात जब चेंज होता है तो इसका मतलब हो गया कि x और y जो चर है इनके बीच में कोरिलेशन तो है, लेकिन वो कोरिलेशन एक रेखीय कोरिलेशन नहीं है, वो क्या है कि वक्र रेखीय। क्योंकि आप x के और y के जो डाटा आप एक डायग्राम पर बनाओगे तो फिर वो एक सीधी रेखा नहीं बनेगी, वो क्या बनेगी, एक वक्र के आकार की रेखा बनेगी। चाहे आप इस तरह का वक्र बना लो, चाहे वो वक्र क्या हो, इस तरह का हो, एक वक्र के आकार की रेखा बनेगी। जबकि इनके बीच में परिवर्तन का अनुपात यदि कांस्टेंट रहता, परिवर्तन का अनुपात यदि स्थिर रहता, तो इनके डाटा को आप डायग्राम पर अंकित करते तो वो डायग्राम कैसा बनता, एक सीधी रेखा में बनता। तो अगर डायग्राम सीधी रेखा में बन रहा है तो इसका मतलब x और y के बीच का जो अनुपात है वो क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है। तो अब मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गई होगी कि भाई दो चरों के बीच में जो सहसंबंध होता है, जैसे x और y के बीच में जो सहसंबंध है वो रेखीय कब होगा, वक्र रेखीय कब होगा। तो रेखीय तो कब होगा और वक्र रेखीय कब होगा, ये किस पे बात करता है, किस पे डिपेंड करता है, परिवर्तन के अनुपात में। यदि x और y के परिवर्तन का अनुपात क्या हो, स्थिर हो, तब तो क्या होगा, रेखीय। और यदि परिवर्तन का अनुपात स्थिर नहीं हो, परिवर्तन हो, तब क्या होगा, वक्र रेखीय। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, रेखीय सहसंबंध। तो रेखीय सहसंबंध कब होगा, जब x तथा y के बीच परिवर्तन का अनुपात स्थिर, मतलब कांस्टेंट। यहाँ स्थिर को आप समान मत मान लेना भाई, परिवर्तन का अनुपात स्थिर बोल रहा हूँ, समान नहीं, कांस्टेंट हो, ठीक है ना। तब इनके बीच में क्या होगा, रेखीय सहसंबंध। कांस्टेंट हो तब रेखीय सहसंबंध होगा। और वक्र रेखीय सहसंबंध कब होगा, वक्र रेखीय सहसंबंध। x और y दो चरों के बीच में वक्र रेखीय सहसंबंध कब होगा, जब x तथा y चरों के
परिवर्तन का अनुपात, परिवर्तन का अनुपात स्थिर नहीं हो, अर्थात परिवर्तित हो जाता हो, परिवर्तित हो जाता हो। क्लियर थी बात? तब इनके बीच में सहसंबंध कैसा हो जाएगा? वक्र रेखीय हो जाएगा। अब आप आगे देखो, तो दो चीज़ें पढ़ चुके हैं अपने कि एक तो अक्ष और वाई के बीच में कोरिलेशन धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है। तो आपने बता दिया कि इनके परिवर्तन की दिशा को देख करके तो आप ये बता सकते हो कि कोरिलेशन ऋणात्मक है या धनात्मक है। इनके परिवर्तन जो हो रहा है, परिवर्तन के अनुपात को देख करके आप बता सकते हो कि इन दोनों चरों के बीच में जो कोरिलेशन है वो रेखीय है या वक्र रेखीय। अब आपके सामने दो तीन चीज़ें हो रही हैं। देखो कि अक्ष और वाई के बीच में जो सहसंबंध है वो सरल है या बहुगुणी है या आंशिक है। देखो अक्ष तथा वाई चरों के बीच में सहसंबंध को सरल कब कहा जाएगा? देखो सरल सहसंबंध, तो अक्ष और वाई दोनों चरों के बीच में सहसंबंध को सरल सहसंबंध तब कहा जाता है जब ये चरों की संख्या क्या हो? 2 हो। तो जब 2 ही चर होते हैं, उन 2 ही चरों के बीच में कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है, तो ऐसे कोरिलेशन को क्या कहा जाता है? सरल सहसंबंध। तो फिर बहुगुणी सहसंबंध क्या होगा? बहुगुणी सहसंबंध में जो चर होते हैं उसमें देखो आश्रित चर तो एक ही होता है, लेकिन स्वतंत्र चर कई होते हैं, जैसे अक्ष वाई जेड। अक्ष वाई जेड में ये हो गया कि ये वाई जो है वो तो एक आश्रित चर है और अक्ष और जेड क्या है भाई? स्वतंत्र चर है। तो जैसे आपको एग्जांपल दूँ मैं, जैसे ये हो गया आपका गेहूं का उत्पादन। गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो कई चरों से प्रभावित होता है। जैसे गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो किस किस से प्रभावित होता है? जैसे अपन गेहूं के डाटा लिख दिया, तो गेहूं का डाटा लिख दिया, वो एक चर हो गया। अब ये प्रभावित करता है साहब किससे? वर्षा से भी प्रभावित करता है, ये तापमान से भी प्रभावित करता है, ये खाद से भी प्रभावित करता है, मतलब उर्वरक लिख दूँ मैं, उर्वरक से भी, उर्वरक की मात्रा से भी प्रभावित होता है उर्वरक। गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? या तो वर्षा अच्छी हुई है, उसकी वजह से भी गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ता है, तापमान अनुकूल रहा है, उसकी वजह से भी गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा है, उसकी वजह से गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इसका मतलब गेहूं के चर को अपन अक्ष मान लें, तो ये अक्ष में चेंज हुआ है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो अक्ष के कारण कई हो सकते हैं, जैसे A, B, C, 3 कारण हो सकते हैं। तो जब एक 2 से ज़्यादा चर मूल्य हो, जैसे इसमें 1, 2, 3 और 4 चर मूल्य हैं, तो इन चारों के बीच में अपन कोरिलेशन ज्ञात करते हैं, तो उसको कहा जाता है बहुगुणी सहसंबंध। दोबारा सुन लो आप मेरी बात को भाई, सरल सहसंबंध कब होता है? जब 2 ही चरों के बीच में कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है। जैसे अक्ष वाई 2 ही चर है, इन 2 ही चरों के बीच में कोरिलेशन ज्ञात करते हैं, तो वो कौन सा होता है? सरल सहसंबंध। बहुगुणी सहसंबंध कब होता है? बहुगुणी, तो आपको इतना याद रखना है, जब चरों की संख्या 2 से ज़्यादा होती है। 2 कितनी भाई? 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो जब संख्या 2 से ज़्यादा होती है तो उसको क्या कहा जाता है? बहुगुणी सहसंबंध। तो चरों बहुगुणी, जैसे प्रश्न आ जाए कि बहुगुणी सहसंबंध में चर मूल्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो बहुगुणी सहसंबंध में ये प्रश्न देखो कई बार पूछा जाता है, इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। बहुगुणी सहसंबंध में चर मूल्यों की या चरों की, ये लिखो, चरों की न्यूनतम संख्या होती है, चरों की न्यूनतम संख्या होती है। तो आपका उत्तर होना चाहिए 3। सरल सहसंबंध में न्यूनतम और अधिकतम चर दोनों ही कितने होते हैं? 2 होते हैं। जबकि बहुगुणी सहसंबंध में न्यूनतम चरों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 3। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? कितनी भी हो सकती है मैक्सिमम?
3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम संख्या पूछी जाती है तो वो कितनी करनी है आपको? 3। इसका मतलब 2 से ज़्यादा चरमूल्यों के बीच में जब अपन सहसंबंध ज्ञात करते हैं तो ऐसे सहसंबंध को क्या कहा जाता है? बहुगुणी सहसंबंध। अब अगला रह गया आंशिक सहसंबंध। देखो आंशिक सहसंबंध में भी चर तो 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई अक्ष वस्तु की डिमांड है। ये अक्ष वस्तु की डिमांड है वो कई चरों से प्रभावित होती है जिसको अपन फलन के रूप में लिखते हैं। जैसे अक्ष वस्तु की कीमत से भी प्रभावित होती है, ये लोगों की इनकम से भी प्रभावित होती है, अपनी स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं की कीमतों से भी प्रभावित होती है, ठीक है ना, ये पॉपुलेशन से भी प्रभावित होती है, ये लोगों की रुचि पसंद से प्रभावित होती है। ऐसे बहुत सारे चर हैं। तो अब देखो ये अपन कोरिलेशन पढ़ लिया। ये एक है अक्ष वस्तु की डिमांड है और अक्ष वस्तु की डिमांड ये बहुत सारे चरों से क्या होती है? प्रभावित होती है। यदि इन सब का एक साथ अध्ययन करते हैं तब तो ये कौन सा हो जाएगा? बहुगुणी सहसंबंध हो जाएगा। यदि अपन ऐसा करें कि किसी एक स्वतंत्र चर को छोड़ करके बाकी सारे चरमूल्यों को अपन क्या मान लें? स्थिर मान लें। अब आपके बीच में कोरिलेशन हो जाएगा, वो इन दो के बीच में कोरिलेशन हो जाएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? आंशिक सहसंबंध। आंशिक सहसंबंध। अब देखो क्वेश्चन आ जाए कि आंशिक सहसंबंध में चरों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो न्यूनतम इसमें भी 3 ही होती है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 कई हो सकते, अधिकतम तो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन न्यूनतम कितनी होगी? 3। तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बहुगुणी और आंशिक सहसंबंध में अंतर क्या होता है? देखो बहुगुणी सहसंबंध में तो जितने भी चरमूल्य हैं उनमें से किसी को स्थिर नहीं माना जाता, कांस्टेंट नहीं माना जाता। जबकि आंशिक सहसंबंध में अपन क्या करते हैं कि किसी चरमूल्य को प्रभावित करने वाले जो भी चरमूल्य हैं, जितने भी स्वतंत्र चरमूल्य हैं, उनमें से एक को छोड़ करके बाकी सब को क्या मान लेते हैं? स्थिर मान लेते हैं। तो ऐसे सहसंबंध को क्या कहा जाता है? आंशिक सहसंबंध कहा जाता है। जैसे अपने एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे बात कर रहे हैं अपने गेहूं का उत्पादन। गेहूं का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, इसको अपन कोई एक चरमूल्य मान लें। ये आपको पता है भाई गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो वर्षा से भी प्रभावित होता है, गेहूं का प्रोडक्शन है तापमान से भी प्रभावित होता है, गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो उर्वरक कितने डाले हैं उनसे भी प्रभावित करता है। इसका मतलब गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसका रीजन क्या है? वर्षा भी बढ़ी है, टेम्परेचर भी अनुकूल रहा है, उर्वरक भी बढ़े, ये सारा हो सकता है। तो इन सब का अपन एक साथ अध्ययन करते हैं तो ये तो होगा आपका बहुगुणी सहसंबंध। यदि आपने ऐसा कर लिया कि गेहूं का प्रोडक्शन ले लिया आपने, ये डाटा लिख लिए, अब गेहूं को प्रभावित करने वाले बहुत सारे रीजन हैं, इन सारे रीजनों में से अपन वर्षा को छोड़ करके इन दोनों को क्या मान लिया? कांस्टेंट, मतलब इनको शामिल नहीं करेंगे इसमें। करिए भाई टेम्परेचर जितना है उतना ही रहेगा, उर्वरक जितना दे रहे हैं उतना ही, ये कांस्टेंट हो गए। अब अपन इसके बीच के अंदर जो अध्ययन करेंगे, इनके बीच का जो कोरिलेशन निकालेंगे, उस कोरिलेशन को क्या कहा जाएगा? आंशिक सहसंबंध। तो अब यदि प्रश्न ये आ जाए कि भाई बहुगुणी सहसंबंध और आंशिक सहसंबंध में अंतर क्या होता है और दोनों में समानता क्या होती है, तो देखो बहुगुणी सहसंबंध में भी चरमूल्यों की संख्या 2 से ज़्यादा होती है और आंशिक सहसंबंध में भी चरमूल्यों की संख्या 2 से ज़्यादा होती है। यदि क्वेश्चन ये आता है कि बहुगुणी सहसंबंध में चरों की न्यूनतम संख्या पूछ लें, न्यूनतम संख्या, भाई चरों की न्यूनतम संख्या क्या है ये पूछ लिया आपने, किसमें? बहुगुणी सहसंबंध में चरों की न्यूनतम संख्या आपको पूछ ली, तो कितनी बतानी है? 3। और यदि आंशिक सहसंबंध में भी आपको पूछ लिया भाई चरों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो कितनी बतानी है? 3। और मैक्सिमम संख्या तो कितनी भी हो सकती है। अब बात ये आई तो फिर बहुगुणी सहसंबंध और आंशिक सहसंबंध में अंतर क्या हुआ, डिफरेंस क्या हुआ? तो देखो अंतर सिर्फ इतना ही है कि बहुगुणी सहसंबंध में भी चरमूल्य 2 से ज़्यादा होते हैं, 4 5 कितने भी हो सकते हैं, उनको किसी को स्थिर नहीं माना जाता, ठीक है ना। सभी परिवर्तनशील है और सभी का एक साथ अपन क्या करते हैं? कोरिलेशन निकालते हैं, सहसंबंध निकालते हैं। जबकि आंशिक सहसंबंध में अपन क्या करते हैं कि
एक आश्रित चर मूल्य है, दूसरे जितने भी स्वतंत्र चर मूल्य हैं उनमें से एक को छोड़ करके बाकी को सबको क्या कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं, समझ गए। फिर उनके बीच में जब अपन कोरिलेशन ज्ञात करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, आंशिक सहसंबंध कहा जाता है। अब इसमें आप नोट कर लेना, जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आप नोट करना। देखो यदि क्वेश्चन ये आता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि बहुगुणी सहसंबंध, बहुगुणी सहसंबंध में चरों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या, ये क्वेश्चन आप नोट करना, न्यूनतम संख्या। और यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, आंशिक सहसंबंध में चरों की न्यूनतम संख्या, तब भी आपको क्या बतानी है, इसकी भी न्यूनतम संख्या 3 बतानी है, इसकी भी न्यूनतम संख्या 3 बतानी है। यदि प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि y किसी आश्रित चर को प्रभावित करने वाले अनेक स्वतंत्र चरों में से किसी एक चर को छोड़कर अन्य चरों को स्थिर कर दिया जाए तो सहसंबंध होगा। तो सहसंबंध कौन सा होगा, तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए आंशिक सहसंबंध। ये 2 चीज़ें आपको, 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आप दोबारा देख लो जो मैंने बताई आपको। मैंने आपको बताया कि भाई जो कोरिलेशन होता है, सहसंबंध होता है, तो उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, तो एक क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में यही बन जाता है कि भाई सहसंबंध, देखो धनात्मक और ऋणात्मक, 2 चरों के बीच में सहसंबंध धनात्मक और ऋणात्मक कब होता है, कैसे पता चलेगा, दोनों चरों के परिवर्तन की दिशा के आधार पर। सहसंबंध रेखीय है या वक्र रेखीय, कैसे पता चलेगा, परिवर्तन का अनुपात देखकर, परिवर्तन अनुपात से पता चलेगा। यदि परिवर्तन का अनुपात कांस्टेंट है, स्थिर है, तो सहसंबंध रेखीय होगा। यदि परिवर्तन का अनुपात स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है, तो कौन सा होगा, वक्र रेखीय होगा। और सहसंबंध सरल है या बहुगुणी है, ये आंशिक है, ये कैसे पता चलेगा आपको, चरों की संख्या से, चरों की संख्या से पता चलेगा आपको। क्लियर है। तो एक तो ये आप नोट कर लेना। एक देखो कई बार क्या क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है इसके ऊपर है कि भाई जो सहसंबंध है, ये शब्द किसने दिया था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो वैसे सहसंबंध का जो प्रतिपादन किया था वो सबसे पहले ब्रावे ने किया था। किसने किया था, ब्रावे ने किया था, ये ध्यान रखना। सहसंबंध जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, प्रोफेसर ब्रावे ने किया था। और लेकिन इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या या इसको लोकप्रिय किसने बनाया, तो इसको लोकप्रिय बनाया था, उसमें 2 का नाम याद रखना, एक तो गाल्टन का नाम याद रख लेना और एक आप किसका, कार्ल पियर्सन का। ये भी कई बार क्या है पूछ लेते हैं, ये 2 वर्ड आप ये भी याद रख लेना। क्लियर है। तो अब जो अपन आगे पढ़ेंगे तो
उसमें ये पढ़ेंगे कि भाई सहसंबंध को ज्ञात कैसे किया जाता है, कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है। देखो अभी अपन पढ़ रहे थे सहसंबंध, तो जो पढ़ लिया अपन ने उसको मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ। यदि प्रश्न आ जाए कि भाई सहसंबंध का सबसे पहले प्रयोग या प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रोफेसर ब्रावे। सहसंबंध को लोकप्रिय किसने बनाया, तो आपको दो नाम याद रखने हैं, प्रोफेसर गाल्टन और कार्ल पियर्सन। दो नाम तो आप ये याद रख लेना। फिर प्रश्न आता है कि भाई सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो मोटे रूप से सहसंबंध 3 प्रकार के होते हैं। अब सहसंबंध को विभाजन कैसे किया जाता है, देखो एक तो अपन विभाजन कैसे करते हैं, परिवर्तन की दिशा, परिवर्तन की दिशा, एक बात परिवर्तन अनुपात और चरों की संख्या। ये 3 चीज़ें आप याद रखना। परिवर्तन की दिशा के आधार पर सहसंबंध पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। परिवर्तन के अनुपात के आधार पर सहसंबंध रेखीय और वक्र रेखीय होता है। चरों की संख्या के आधार पर जो सहसंबंध होता है वो क्या होता है भाई, सरल होता है, बहुगुणी होता है और आंशिक होता है। अब मैं आपको आगे पढ़ रहा हूँ, तो आगे अपन जो पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखो एक कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मैं सीधा चल रहा हूँ कार्ल पियर्सन के सहसंबंध के ऊपर। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध। देखो सहसंबंध ज्ञात करने की कई रीतियां हैं, कई विधियां हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें से सबसे जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध। देखो ज्ञात करने के अंदर देखो मैं आपको विधियों के नाम भी बता देता हूँ कि सहसंबंध ज्ञात करने तो अपन एक तो बिंदु रेखीय विधि होती है, बिंदु रेखीय विधि से भी सहसंबंध ज्ञात किया जा सकता है। सहसंबंध ज्ञात करने के लिए अपने को ग्राफिक विधि भी होती है, ग्राफिक विधि का भी प्रयोग करते हैं। और सहसंबंध ज्ञात करने के लिए कार्ल पियर्सन का सूत्र, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, इसका भी प्रयोग किया जाता है। सहसंबंध ज्ञात करने के लिए साहब स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सहसंबंध ज्ञात करने के लिए न्यूनतम वर्ग विधि का भी प्रयोग करते हैं, न्यूनतम वर्ग विधि का भी प्रयोग होता है। इसके अलावा सहसंबंध ज्ञात करने के लिए संगामी विचलन विधि का भी प्रयोग होता है। अब थोड़ा इसमें थोड़ा सभी को बता देता हूँ मैं। देखो जो बिंदु रेखीय विधि है, बिंदु रेखीय विधि से अपने को सहसंबंध की दिशा, ठीक है ना, सहसंबंध की दिशा का ही अनुमान लगाया जा सकता है, सहसंबंध की एक्यूरेट मात्रा का पता नहीं चलता। वही बात ग्राफिक विधि से है, ग्राफिक विधि से भी सहसंबंध की दिशा ही बताई जा सकती है कि भाई अक्ष और जो वाई चर है इनके बीच में कोरिलेशन तो है, लेकिन वो कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये इन दोनों विधियों से ज्ञात हो जाता है, लेकिन कितना कोरिलेशन है समझे। ये विधि ये तो बता देते हैं कि भाई कोरिलेशन है उच्च श्रेणी का है या निम्न श्रेणी का है या मध्यम श्रेणी का है, समझे, या सहसंबंध है या नहीं है, ये तो पता चल जाता है, लेकिन कितनी मात्रा का सहसंबंध है ये पता नहीं चलता, ठीक है ना। ऐसा करो फिर मैं इसमें आपके देखो थोड़ी सारी विधियों के ऊपर मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आपके कोई कन्फ्यूज नहीं रहे।
देखो जो बिंदु रेखीय विधि है, बिंदु रेखीय विधि से अपन कोरिलेशन कैसे ज्ञात करते हैं कि इसके अंदर जो ग्राफ पेपर है, तो ग्राफ पेपर के ऊपर अपन क्या अंकित करते हैं, दोनों चरों को अंकित करते हैं। जैसे ये x और y दो चर हैं, इन दोनों चरों के बीच में आपको कोरिलेशन ज्ञात करना है। तो इसमें से जो स्वतंत्र चर है, जैसे अपने x को स्वतंत्र चर ले लेते हैं, तो x को जो स्वतंत्र चर है उसको तो अपन किस पे लेंगे, x के ऊपर लेंगे। और जो आपका आश्रित चर y है उसको अपन लंबवत अक्ष पर लेंगे। ये लंबवत अक्ष होता है, ये क्षैतिज अक्ष होता है, तो इसको अपन लंबवत अक्ष पर ले लेते हैं इसके। अब इन चरों के जो भी डाटा दिए हुए हैं, जैसे मान लो ये छात्रों की हाइट है, ये छात्रों का वजन है, इसके डाटा अपन यहाँ पर दे दिए। अब देखो इसके जो डाटा हैं, इन डाटाओं को अपन ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं। तो अंकित करने से यदि एक सीधी रेखा इस तरह की बनती है, इसे ऐसी सीधी रेखा बनती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x और y के बीच में जो कोरिलेशन है वो पूर्ण सहसंबंध है, ये कंप्लीट सहसंबंध है। अब देखो यदि ये जो रेखा जो बन रही है, वो रेखा यदि बाएं से दाईं ओर बढ़ रही है, तो इसका मतलब x और y के बीच में जो कोरिलेशन है वो क्या होगा, वो +1 होगा, मतलब पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होगा। और अगर ये जो रेखा इस तरह से बनती, यदि ये रेखा इस तरीके से बनती, डॉट डॉट ऐसे बनती, क्लियर भाई यहाँ तक, तो ऐसे बनने का मतलब हो गया कि ये बाएं से दाईं ओर नीचे गिर रही है। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में जो कोरिलेशन होता है वो क्या होता है, -1 होता है। ये पूर्ण धनात्मक सहसंबंध बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये आता है, ध्यान देना, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये हो कि x और y चरों को यदि बिंदु रेख पत्र पर अंकित करें तो उससे एक बाएं से दाईं ओर बढ़ती हुई एक रेखा, सरल रेखा बनती है। तो x और y चरों के बीच में सहसंबंध कितना होगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए +1, या क्या कहो, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होगा। और यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज ये आ जाए कि x और y चरों को यदि बिंदु पत्र पर या ग्राफ पेपर पर अपन अंकित करते हैं, तो जो एक रेखा बनती है वो रेखा बाएं से दाईं ओर गिरती हुई रेखा बन रही है। देखो ये गिरती हुई रेखा है, तो x और y के बीच में सहसंबंध कैसा होगा, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा। उसको लिखा कैसे जाता है, r = -1। यदि x और y के चरों को अपन ग्राफ पेपर पर अंकित करें, और ग्राफ पेपर पर अंकित करने से आपको ये, जैसे x चर ले लिया अपने स्वतंत्र चरे, और यहाँ पर लंबवत अक्ष पर अपन ने क्या ले लिया, y चर को ले लिया। अब अपन ने जो डाटा x और y के जो भी डाटा दे रखे हैं, उन डाटाओं को अपने ग्राफ पेपर पर अंकित करें, तो आपको इस तरह की एक, यदि ये डाटा इस तरह के बनते हो, इस तरह का बनने का मतलब देखो सीधी रेखा तो नहीं बनी, लेकिन आपको एक प्रवृत्ति नज़र आ रही है। प्रवृत्ति ये आ रही है कि ये जो डाटा हैं वो दाहिनी ओर बढ़ रहे हैं, समझ गया तक, तो दाहिनी ओर बढ़ रहे हैं लेकिन एक सीधी रेखा नहीं है, तो इसका मतलब कोरिलेशन तो है इनके बीच में, लेकिन वो, और दूसरी बात वो कोरिलेशन पॉजिटिव भी है, लेकिन क्या है, सीमित मात्रा में। तो इसको आप क्या कहोगे, सीमित सहसंबंध, ये सीमित सहसंबंध हो जाएगा। अब ये धनात्मक है कि ऋणात्मक, अब ये दाईं ओर देखो बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, सीमित धनात्मक सहसंबंध। यदि ये इस तरह से घटता हुआ होता, देखो ये, यदि x और y के चरों को अपन ग्राफ पेपर के ऊपर अंकित करते और आपको ये प्रवृत्ति यदि नज़र आती, ये इस तरह की यदि प्रवृत्ति नज़र आती है आपको, देखो ये प्रवृत्ति नज़र आ रही है, इसका मतलब आपको ये तो पता है कि एक चर बढ़ रहा है तो उसके कारण से दूसरा चर क्या हो, घट रहा हो। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसका मतलब इनकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब सहसंबंध तो है, वो सहसंबंध क्या पूर्ण नहीं है। यदि पूर्ण सहसंबंध होता तो एक सीधी रेखा बनती, लेकिन सीधी नहीं है। इसमें तो ये क्या है, बिंदु जो है थोड़े बिखरे हुए से हैं, तो बिंदु थोड़े हुए बिखरे हुए से हैं, लेकिन एक स्पष्ट प्रवृत्ति नज़र आ रही है। तो सहसंबंध होता है, लेकिन वो सहसंबंध कैसा होता है, सीमित। अब इसमें कौन सा सहसंबंध है, सीमित है, लेकिन सहसंबंध कौन सा है, ऋणात्मक। इसमें सहसंबंध ऋणात्मक है, इसमें सीमित तो है, लेकिन सहसंबंध कौन सा है, धनात्मक है। तो ये ध्यान रखना। जैसे
x और y के चरों को जब अपन बिंदु पत्र पर अंकित करते हैं या ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो उनके जो बिंदु हैं वो थोड़े बिखरे हुए से हैं, लेकिन उनमें एक प्रवृत्ति स्पष्ट नज़र आ रही है। आप देख करके बता सकते हो कि वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। यदि वो बढ़ रहे हैं तो उनके बीच में सहसंबंध तो है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। सहसंबंध क्या है? सीमित है, लेकिन वो कैसा है? धनात्मक है। और इस तरह का हो तो आप क्या कहोगे? सहसंबंध तो है लेकिन वो क्या है? ऋणात्मक। तो सीमित सहसंबंध, इन दोनों में सीमित सहसंबंध है, एक में धनात्मक है, एक में क्या है? ऋणात्मक है। क्लियर? अगर आप x और y के चरों को आप बिंदु पत्र पर या ग्राफ पर आप अंकित करते हो और अंकित करने से यदि क्या हो कि आपको कोई प्रवृत्ति नज़र नहीं आ रही, जैसे आप यहाँ पर x चर मूल्यों के जो भी डाटा दे रखे हैं उनको लिखो, यहाँ पर y चरों के जो भी डाटा दे रखे हैं उनको, मतलब यहाँ जैसे छात्रों की हाइट लिख दें और यहाँ पर हाइट के साथ यहाँ छात्रों का प्राप्तांक लिख दें। अब आपको पता है हाइट का और प्राप्तांक का कोई रिलेशन नहीं है, ये जरूरी थोड़ी हाइट बढ़ने पर प्राप्तांक भी बढ़ते हैं, तो कोई रिलेशन नहीं है। तो इसके जो चरमूल्य बनेंगे, उसके जो डाटा बनेंगे वो इस तरह के बनेंगे, ऐसे ऐसे इस तरह के। तो इसका मतलब इनमें कोई प्रवृत्ति नज़र नहीं आ रही, किधर बढ़ रहे हैं किधर घट रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इनके बीच में जो कोरिलेशन है वो क्या है? जीरो है। मतलब x और y के बीच में कोई सह संबंध नहीं है, सह संबंध का क्या है? अभाव। तो इसको आप लिखो सह संबंध का अभाव। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सह संबंध नहीं है। अगर इस तरह का बनता है तो सीमित सह संबंध, यदि इस तरह का बनता है तो पूर्ण सह संबंध। अब पूर्ण में भी देखो दो तरह का होता है, पूर्ण धनात्मक है या पूर्ण ऋणात्मक है, इसको भी आप नोट करके रखना। क्लियर है? तो ये तो आपकी हो गई बिंदु रेखीय विधि। तो बिंदु रेखीय विधि से आपको क्या है? सह संबंध की ये तो पता चल जाता है कि भाई सहसंबंध पूर्ण है या सीमित है या सहसंबंध का अभाव है, लेकिन सहसंबंध कितनी मात्रा का है? जैसे सीमित में सीमित तो है लेकिन कितनी मात्रा का, उस मात्रा का वास्तविक मात्रा का पता नहीं चल रहा। ऐसे अपने को क्या है? सहसंबंध की दिशा का तो पता चल रहा है कि भाई सहसंबंध पॉजिटिव है, इसमें सहसंबंध नेगेटिव है, इसमें सहसंबंध नहीं है। तो बिंदु रेखीय रीति की कमी क्या है? इसका दोष क्या है? दोष यही है कि इससे सहसंबंध की दिशा का तो पता चल जाता है, लेकिन सहसंबंध की मात्रा का पता नहीं चलता। क्लियर इतनी बात? वो का वही ग्राफिक विधि के अंदर है। ग्राफिक विधि से जब आप सहसंबंध ज्ञात करते हो तो उसमें भी है कि आप ग्राफ पेपर के ऊपर दोनों जो चर हैं x और जो y चर हैं उनके डाटा को आप अंकित करना, और उसके डाटा को आप अंकित करके उनकी एक डायग्राम बनाओगे, आप रेखा बनाओगे, तो वो रेखा किस तरीके की बनती है देखो, इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। ग्राफिक विधि में क्या है? जैसे ये ग्राफ पेपर है और इस ग्राफ पेपर पर आपके जो भी दो चर हैं, जैसे ये x चर है, ये y चर है, दो चर हैं या दो श्रेणियाँ हैं। अब देखो यदि इन दोनों श्रेणियों की डाटा की जो इकाई है वो समान है, जैसे मान लो कि इनकी जो इकाई है वो भी किलोग्राम में है, इसकी इकाई भी क्या है? किलोग्राम में है। यदि दोनों चरों की इकाई क्या हो? समान हो, तब क्या करोगे? तब अक्ष जो चर है, अक्ष नहीं सॉरी, ये जो आपका अक्ष अक्ष है, अक्ष अक्ष के ऊपर तो आप क्रम संख्या ले लेना। क्या लेना है इसके ऊपर? तो आपको क्रम संख्या, जैसे 1 2 3 4 ऐसे, या कोई समय का कोई बिंदु ले लो, वर्ष 1 2 3 4 इस तरह से ले लो। और अक्ष और जो y चर है, दोनों चरों को आप किस पर अंकित करना है? आपको y अक्ष के ऊपर अंकित करना है। इसमें भी ध्यान रखना, यदि दोनों की इकाई क्या हो? समान। इकाई क्या होती है भाई? मापने की। जैसे अपन प्रोडक्शन को क्विंटल में मापते हैं या किलोग्राम में मापते हैं, जैसे लिक्विड को अपन लीटर में मापते हैं, लाभ को अपन रुपयों में मापते हैं, तो वो इकाई होती है। यदि दोनों की इकाई समान है तो दोनों को इसी चर पर दिखा देंगे। यदि इन दोनों चरों की मेजरमेंट की इकाई अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग अक्षों के ऊपर दिखाया जाएगा। अपन ये मान लेते हैं कि दोनों की इकाई क्या हो? समान हो। तो ये वर्ष दिख लिया या क्रम संख्या लिख ली, जैसे 1 2 3, ठीक है ना, 4। तो इसके हिसाब से आप डायग्राम बनाओगे तो वो डायग्राम हो सकता है इस तरीके का बने, ये डायग्राम बन सकता है। ये तो जैसे अक्ष चर का हो गया। ऐसे y चर के पदमूल्यों को आप अंकित करोगे तो वो हो सकता है कि वो पदमूल्य इस तरह से बढ़े, ऐसे ये आपके क्या हो सकता है? y के हो सकते हैं। अब इसमें देखो, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जितनी कम होगी
तो x और y के बीच में कोरिलेशन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और यदि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो सहसंबंध कम होगा। तो इसके अंदर आपको ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। ग्राफिक विधि के अंदर क्या याद रखना आपको, इसमें ये याद रखना है x तथा y चरों की रेखाओं के बीच की दूरी जितनी कम होगी, इनके बीच की दूरी जितनी कम होगी, x तथा y के मध्य सहसंबंध उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। ये ध्यान रखें, इनके बीच की दूरी जितनी कम होगी कोरिलेशन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी कोरिलेशन उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि ये रेखाएं एक ही हो जाएं, दोनों x और y चरों की रेखाएं सेम बन जाएं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, पूर्ण सहसंबंध होगा। तो ये भी ध्यान रखना, x तथा y चरों की रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित हो, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम एक दूसरे को ढक लें, एक ही हो जाएं, ऊपर स्थित हो, तब सहसंबंध पूर्ण होगा, मतलब पूर्ण सहसंबंध होगा। अब पूर्ण देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, पूर्ण नेगेटिव भी हो सकता है। अब यदि दोनों की रेखाएं बढ़ रही हो ऐसे ऊपर और दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएं रेखाएं, इसमें कि एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर एक दूसरे को ढक लें, तो इसका मतलब सहसंबंध क्या होगा, पूर्ण होगा, धनात्मक होगा। यदि वो रेखा इस तरह से नीचे की ओर गिर रहे हो और दोनों एक दूसरे को ढक लें, तो सहसंबंध क्या होगा, पूर्ण तो होगा लेकिन वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसके ऊपर बिंदु वाली मैंने बता दिया आपको, ग्राफिक विधि मैंने बता दी। ग्राफिक विधि में आप x और y के चरों को दोनों को लंबवत अक्ष पर दिखाते हो। x अक्ष पर किसको दिखाते हो, कोई समय बिंदु दिखा सकते हो या क्रम संख्या दिखा सकते हो। अब अपन रेखा बनाएंगे तो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, उस दूरी के आधार पर सहसंबंध की मात्रा का पता चलता है। लेकिन देखो सहसंबंध की मात्रा का एक्यूरेट पता नहीं चलता, दिशा का तो पता चल जाता है भाई सहसंबंध धनात्मक है या ऋणात्मक है, लेकिन सहसंबंध कितनी मात्रा का है ये पता नहीं चलता। तो आप ये ध्यान करना, आप बिंदु रेखीय विधि और ग्राफिक विधि, इससे क्या होता है, सहसंबंध की दिशा की जानकारी मिलती है, किंतु सहसंबंध की मात्रा, सहसंबंध की वास्तविक मात्रा की जानकारी प्राप्त नहीं होती। ये इसका क्या है, अंतर है। इसकी इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो दोनों विधियां हैं, इससे अपने को x और y चरों के बीच में सहसंबंधी का डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, उस दिशा की तो जानकारी मिल जाती है, लेकिन इनके बीच में कितनी मात्रा का कोरिलेशन है, उस मात्रा का पता इन दोनों विधियों से नहीं चलता। तो अब सहसंबंध कितनी मात्रा का है, उसकी दिशा क्या है, इसका यदि दोनों को आपको जानकारी प्राप्त करनी हो, दोनों का आपको मेजरमेंट करना हो, तो फिर किसको ज्ञात करना पड़ेगा, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब अपन पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन
का सह संबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन का जो सह संबंध गुणांक है, इसके ऊपर देखो क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहले तो मैं वो क्वेश्चनों पे आपको चर्चा करता हूँ। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्ल पियर्सन का जो सह संबंध गुणांक है वो एक क्या है, सर्वश्रेष्ठ माप है। तो सह संबंध ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि। भाई जितना भी मेथड हैं कोरिलेशन ज्ञात करने की, उसमें सर्वोत्तम विधि या सर्वश्रेष्ठ विधि पूछते हैं कौन सी है, तो कार्ल पियर्सन का सह संबंध गुणांक, ये मेथड क्या है, कोरिलेशन ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। दूसरी बात क्या होता है कि कार्ल पियर्सन का जो सह संबंध गुणांक है उसको किससे व्यक्त करते हैं, गुणांक को, कोरिलेशन का जो गुणांक होता है उसको अपना आर से व्यक्त करते हैं। तो सह संबंध गुणांक, तो सह संबंध गुणांक को व्यक्त किससे किया जाता है, आर से। एक इस पे आ जाता है भाई सह संबंध गुणांक का विस्तार कितना होता है। विस्तार का मतलब इसकी रेंज क्या है, इस रेंज के ऊपर क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो देखो सह संबंध गुणांक की जो रेंज होती है वो होती है -1 और +1 के बीच के अंदर। इसका मतलब आर, इसको ऐसे लिखा जाता है आर ±1। आर का मतलब होता है सह संबंध गुणांक। सह संबंध गुणांक न्यूनतम कितना होता है, -1 और अधिकतम कितना होता है, +1। तो आप इसको चाहे तो आप ये नोट कर लेना, चाहे आप ये लिख लेना साहब, न्यूनतम तो कितना होता है, न्यूनतम तो होता है -1 और अधिकतम कितना होता है, कार्ल पियर्सन का सह संबंध गुणांक अधिकतम होता है +1। क्लियर इतनी बात। तीसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि आर के द्वारा या सह संबंध गुणांक के द्वारा, ये जो कार्ल पियर्सन का जो सह संबंध गुणांक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सह संबंध गुणांक के द्वारा सह संबंध की दिशा व मात्रा दोनों ज्ञात हो जाती हैं, दोनों ज्ञात हो जाती हैं। सह संबंध की मात्रा और दिशा दोनों ज्ञात हो जाती हैं। अब देखो बात करें सह संबंध की मात्रा। अब मात्रा के हिसाब से सह संबंध भी एक आपको मैं तालिका बता देता हूँ। तो उस तालिका में आपको ये पता होना चाहिए भाई सह संबंध की मैक्सिमम मात्रा कितनी है, अधिकतम मात्रा कितनी है, सह संबंध को अपने उच्च लेवल का सह संबंध कब कहेंगे, निम्न लेवल का सह संबंध कब कहेंगे। तो एक इसमें आप एक तालिका भी मैं बना देता हूँ, वो भी आप नोट कर लेना। तो एक तो बातें आपको ये याद करनी है। अब एक आपको तालिका याद करनी है। वो तालिका देखो ये है, यहाँ तो आप सह संबंध की मात्रा, सह संबंध की मात्रा, ये तो सह संबंध की मात्रा होगी। और इस मात्रा के अंदर आपको क्या लेना है, एक तो देखो धनात्मक लेते हैं अपन, और एक यहाँ पर क्या मान लेना आप, ऋणात्मक। ये ऋणात्मक हो गया। देखो एक तो मैं लिखूँ या भाई पूर्ण सह संबंध। तो सह संबंध पूर्ण कब होगा, जब r की वैल्यू क्या हो, r बराबर क्या हो, +1। r बराबर +1 होता है, इसका मतलब है x और y चरों के बीच में जो कोरिलेशन है, सह संबंध वो क्या है, पूर्ण धनात्मक सह संबंध है। पूर्ण ऋणात्मक संबंध क्या होगा, जब r की वैल्यू क्या है, -1 आ जाए। अब एक आता है कि उच्च सह संबंध, x और y चरों के बीच में उच्च सह संबंध कब होता है, जब r की वैल्यू क्या हो, ध्यान रखें मैं यहीं पर लिख देता हूँ, जब r की वैल्यू 0.75 से क्या हो, 1 के बीच हो। 1 से तो कम हो लेकिन 0.75 से क्या हो, ज़्यादा हो।
तब सहसंबंध क्या होगा, हाई लेवल का सहसंबंध होता है। और जब ऐसे अपन ऋणात्मक की बात करें तो माइनस का 0.75 से लेकर के -1 तक, यदि r की वैल्यू -0.75 से 1 तक है तो इसका मतलब उच्च श्रेणी का ऋणात्मक सहसंबंध होता है। एक इसमें आता है साहब मध्यम। मध्यम श्रेणी का सहसंबंध कब होगा, जब 0.25 से लेकर के, ये प्लस का है भाई, देखो प्लस का 0.25 से लेकर के प्लस का 0.75 के बीच में हो, ठीक है ना, इतना से इतना हो के बीच, तब मध्यम श्रेणी का सहसंबंध होगा और वो धनात्मक होगा। ऋणात्मक में भी ऐसी है, -0.25 से क्या हो, -0.75 तक ये हो, तब होगा मध्यम श्रेणी का सहसंबंध। निम्न श्रेणी का सहसंबंध कब माना जाता है, जब x और y चरों का अपन कोरिलेशन निकालते हैं, और वो कोरिलेशन क्या है, प्लस के पॉइंट, या इसको मान लो कि 0 से क्या हो 0.25, प्लस का 0.25 हो, इसके बीच में यदि आ रहा है कोरिलेशन है, तब वो क्या होगा, निम्न होगा। और यदि कोरिलेशन क्या हो रहा हो, माइनस के पॉइंट, या इसको भी चाहे ऐसे लिख दो, 0 से -0.25 के बीच में, देखो ये माइनस है, इसके बीच में आ रहा हो, ठीक है ना, तब भी क्या होगा, निम्न होगा। अब सहसंबंध का अभाव कब माना जाएगा कि भाई कोरिलेशन है ही नहीं, जब आप x और y श्रेणी का कोरिलेशन आप निकालते हो तो r बराबर 0 हो, या इसमें भी r बराबर क्या हो, 0 हो। जब r बराबर 0 हो तब इसका मतलब ये माना जाएगा कि x और y जो दो चर हैं उनके बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, उनमें सहसंबंध का क्या है, अभाव है। दोनों चर मूल्य एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। जब दोनों चर x और y दोनों चर एक दूसरे से स्वतंत्र हो, किसी प्रकार का कार्य कारण का संबंध नहीं हो, तो ये माना जाएगा कि इनका अपन कोरिलेशन निकालते हैं तो वो कोरिलेशन क्या आएगा, 0 आएगा, इसमें कोई सहसंबंध नहीं होगा। तो एक आपको ये तालिका भी याद करनी है। अब अपन ये पढ़ेंगे कि भाई जो कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध है वो ज्ञात कैसे किया जाता है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध को ज्ञात करने की विधि क्या होगी, उसका मेथड क्या होगा। तो ये वीडियो तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है, उसकी विधियां क्या क्या हैं। जैसे उसकी भी 2-3 विधियां हैं, जैसे अपने प्रत्यक्ष रीति से भी अपने कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं, लघु रीति से भी ज्ञात कर सकते हैं अपने, और मूल जो पदमूल्य हैं उनसे भी अपन कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपने अगले वीडियो में आएगा। फिर इसके अलावा सहसंबंध गुणांक का वो संभाव्य विभ्रम क्या होता है, देखो ये भी पढ़ेंगे अपने, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, सहसंबंध का संभाव्य विभ्रम, इसको ऐसे लिखा जाता है, प्रोबेबल एरर ऑफ आर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। जल्दी आपका नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। अपने यूट्यूब जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, नमस्कार।